नमस्कार। बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का हिंदी मीनिंग जो होता है वो होता है प्रतिरोध। जैसा कि आप सिंबल में भी देख रहे होंगे, ये जो सिंबल में देख रहे हैं ये प्रतिरोध का सिंबल है, जिसका हम डिटेल में आगे भी हम बात करेंगे। और बेसिकली ये जो सर्किट में जो लिखा जाता है ना, जो सिंबल बनाया जाता है वो इस प्रकार से, और इसको आर द्वारा सूचित किया जाता है। और इस ये जो है ना, ये है ओम का सिंबल। ये क्या है? ओम का प्रतीक है। तो चलिए इस सारे डिटेल जो है हम और अभी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अभी हम यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट में बात कर रहे हैं। एक चीज हम इसमें देख लेते हैं कि हम लोग जो इस चैप्टर में बात करेंगे ना, इस चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक जो है उस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है इसका परिभाषा, मतलब प्रतिरोध का परिभाषा हम लोग देखेंगे कि परिभाषा क्या होता है। और आगे देखेंगे इसका मात्रक क्या होता है, इसका सिंबल क्या होता है, जो कि हम यहाँ पे बात भी कर रहे थे, सिंबल के बारे में बात कर रहे थे, उसको भी हम डिटेल में देखेंगे। प्लस मापक यंत्र कि प्रतिरोध को किस मापक यंत्र द्वारा मापा जाता है, तो ये भी टॉपिक पे हम लोग काफी विस्तार में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आगे हम देखेंगे अगर प्रतिरोध का वैल्यू निकालना है तो कौन कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। प्लस इसका फायदा भी देखेंगे, नुकसान देखेंगे। और इसका अगर कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, या तो आईटीआई सेकेंड ईयर में है, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये प्रमुख प्रश्न जो है ना, ये भी आपको देखने की जरूरत है। क्योंकि ये अगर प्रतिरोध से प्रश्न पूछा जाता है तो उम्मीद है कि जो हम प्रमुख प्रश्न में जो हम लोग बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो उससे अलग आपका जो है प्रश्न नहीं आएगा, उम्मीद है। ठीक है, तो आप अगर मेरे वीडियो पे नए हैं, मेरे चैनल पे नए हैं, तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अंत तक देखिए। अगर प्रतिरोध को लेकर के आपको मन में कोई भी कंफ्यूजन है तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हम ये सारे जो ये है इतने हम टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं काफी विस्तार में। बेसिकली प्रतिरोध को हम विस्तार में आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हम इसके परिभाषा से। जैसा कि देखिए, प्रतिरोध जो शब्द है ना वो विरोध शब्द से मतलब मिलता जुलता है। ठीक है, जैसे विरोध, मान लीजिए विरोध का मतलब होता है कि कोई चीज जो आप कर रहे हैं या हो रहा है या होने वाला है उसका विरोध। तो प्रतिरोध भी उसी से है, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल टर्म है। तो इलेक्ट्रिकल टर्म है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, किसी भी परिपथ में इलेक्ट्रॉन को फ्लो को या करंट को फ्लो को अगर विरोध करता है तो उस गुण को क्या बोला जाता है? प्रतिरोध बोला जाता है। मतलब प्रतिरोध क्या है ना, मटेरियल का प्रतिरोध ऐसे समझिएगा। मान लीजिए ये मटेरियल है, ठीक है, ये कोई मटेरियल है, इसके आप किसी भी वोल्टेज सोर्स को आप इसको जोड़ते हैं तो ये क्या करेगा ना, इसका इस ये मटेरियल का एक प्रकार का गुण है जो कि करंट का फ्लो का विरोध करता है, करंट का फ्लो का विरोध करता है। प्रतिरोध क्या है? मटेरियल का गुण है जो करंट का फ्लो का विरोध करता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? प्रतिरोध बोला जाता है, रेजिस्टेंस बोला जाता है। तो चलिए अभी इसको हम आगे विस्तार में बात करते हैं। सबसे पहले इसका हम परिभाषा देखते हैं कि परिभाषा क्या है, फिर उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए, प्रतिरोध वह एक गुण है जो एक सामग्री को विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता प्रदान करता है। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि किसी भी मटेरियल का गुण क्या है? प्रतिरोध है। और जो विद्युत धारा, देखिए विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करता है। ठीक है, प्रतिरोध क्या है? मटेरियल का गुण है जो विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करता है। ठीक है, और यह गुण जो है प्रकृति, यह गुण जो है ना, प्रतिरोध मतलब है प्रकृति, आकार। आकार कहने का मतलब हो गया कि लंबाई, लंबाई और इसका एरिया, एरिया दोनों पर निर्भर करता है। ठीक है, प्रतिरोध जो है ना, प्रकृति मतलब मटेरियल किसका है, मतलब कि कॉपर है, एल्युमिनियम है, तांबा आपका पोर्सिलिन है, अवरक है, लकड़ी है, रबर है, किस मटेरियल का बना हुआ है वो मटेरियल पे निर्भर करता है। और उसका लंबाई और एरिया और तापमान पे भी डिपेंड करता है। तापमान पे कहने का मतलब कि अभी जो मौसम है वो ठंडा है, गर्मी है, बारिश का मौसम है, तो उस पर डिपेंड करता है। मतलब प्रतिरोध कितना चीज पे निर्भर कर रहा है? प्रकृति पे। प्रकृति मतलब प्रकृति कहने का मतलब कि मटेरियल किस चीज का बना है, उसका नेचर कितना, प्रकृति कैसा है, प्लस लंबाई पे, लंबाई पे निर्भर कर रहा है। और तीसरा एरिया पे, मतलब क्षेत्रफल पे।
क्षेत्रफल भी निर्भर कर, और चौथा जो निर्भर करता है ना प्रतिरोध, वो प्रतिरोध जो निर्भर करता है वो करता है इसका इस तापमान पे। मतलब किसका तापमान पे? इसके मटेरियल का तापमान, और उस मटेरियल का तापमान किस पे निर्भर करेगा? क्यों बेगर का तापमान कैसा है, ठीक है। और मटेरियल इसका जो तापमान है ना वो दो प्रकार से निर्भर करेगा। एक तो आपका मौसम कैसा है, शरद है, गर्मी है, बारिश है, उस पर भी डिपेंड करेगा। और दूसरा डिपेंड करेगा कि ये जो मटेरियल है ना इसका यूज कैसा कर रहे हैं, यूज कहां कर रहे हैं। अगर मान लीजिए मटेरियल कोई है, कोई जैसे बल्ब है, बल्ब में क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, या कोई तार है, वायर का भी रेजिस्टेंस होता है। तो वायर अगर हीट होता है ना या ठंडा रहता है तो उस पर भी इसका जो रेजिस्टेंस है वो भी निर्भर करता है। मान लीजिए कोई कॉपर का वायर है, मान लीजिए ये जो है ऐसे कॉपर का वायर है, अगर ये गर्म होगा ना तो इसका भी टेम्परेचर इस पर डिपेंड करेगा। गर्म होने पर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, ठंडा होने पर टेम्परेचर इसका चेंज हो जाएगा। मतलब इस जो है ना ये तापमान पे भी डिपेंड करता है, प्रतिरोध जो है तापमान पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अभी हम आगे दूसरे शब्दों में भी देख लेते हैं इस चीज को दूसरे शब्दों में भी देख लें। प्रतिरोध एक सामग्री का क्षमता या गुण है। प्रतिरोध क्या है? किसी भी मटेरियल का क्षमता या गुण है जो इलेक्ट्रिक करंट का, मतलब एक्चुअली एक दूसरे शब्दों में कहने का मतलब कि मीनिंग एक ही है लेकिन शब्द जो है ना, भाषा जो है वो अलग है। जो इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह का विरोध करता है, यह पदार्थ का उपलब्ध होता है, यह पदार्थ में उपलब्ध होता है, या किसी भी पदार्थ का कम होता है तो किसी पदार्थ का ज्यादा होता है, ठीक है। यह क्या होता है? किसी पदार्थ में ज्यादा होता है तो किसी पदार्थ में कम होता है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा यहां पे समझ लेते हैं कि किस में कम होता है। कम किसका होता है प्रतिरोध? तो कम होता है तांबा का होता है, सिंबल लिख देते हैं, एल्युमिनियम का होता है, एजी का होता है, ठीक है, आयरन का होता है, आयरन का होता है। मतलब ये जो धातु है ना, धातु का जो होता है ना प्रतिरोध कम होता है, कंडक्टर का प्रतिरोध कम होता है। दूसरा हम बात कर रहे हैं ज्यादा किसका होता है? ज्यादा होता है पोर्सिलीन का, पोर्सिलीन का होता है, अब्रक का होता है, अब्रक का होता है। अब्रक का प्रतिरोध क्या हो? ज्यादा होता है। मान लकड़ी है, लकड़ी हो जाएगा, रबर हो जाएगा, रबर का होता है प्रतिरोध ज्यादा, ठीक है, रबर का भी प्रतिरोध काफी ज्यादा होता है, ठीक है। पोर्सिलीन का सबसे ज्यादा होता है। तो ये जो मटेरियल है ना इसका प्रतिरोध ज्यादा होता है और इसका कम होता है, ठीक है। आप एग्जांपल के तौर पे अगर पूछा जाता है आपसे तो लिख सकते हैं। मतलब प्रतिरोध क्या है? किसी भी मटेरियल का गुण है जो इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह का विरोध करता है, ठीक है। तो ये हम परिभाषा से देख रहे हैं और बाकी हम देखते हैं आगे। इसका सिंबल जो होता है, सिंबल की बात कर लेते हैं। सिंबल कैसा होता है? ये जो रेजिस्टेंस का सिंबल जो होता है ना ये होता है, ठीक है। और इसको जो डिनोट करा जाएगा ना आर से, इसको किसको से लिखा जाता है? आर से। रेजिस्टेंस को जब भी लिखना है तो हम क्या करेंगे? शॉर्ट में लिखेंगे आर। और अगर सर्किट डायग्राम में अगर मेंशन करना है तो ये जो है ना इसका ये सिंबल है इसका। और इसका जो मात्रक होता है ना, मात्रक होता है क्या? ओम। आप नोट कर सकते हैं इसको, ओम होता है। जिसको ओम को जो सूचित किया जाता है वो ये सिंबल से सूचित किया जाता है, ठीक है। ये सिंबल से सूचित किया जाता है, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये सिंबल हो गया सर्किट डायग्राम के लिए, ये इसको डिनोट करने के लिए रेजिस्टेंस को, और ये हो जाएगा ओम का सिंबल हो गया, ओम का सिंबल हो गया, ठीक है। एक बार फिर से हम चर्चा कर लेते हैं कि प्रतिरोध का जो डिपेंड करता है ना, प्रतिरोध जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है, इसका हम एक फॉर्मूला भी होता है, रो एल बाई ए ओम होता है, ठीक है। मतलब ये जो वैल्यू आएगा ना ये क्या लिखाएगा? ओम में लिखाएगा। वैल्यू क्या आएगा? ओम में लिखाएगा। रो हो गया मटेरियल का, जो ये जो रो है इसको रो बोला जाता है, रो बोला जाता है। ये हो गया मटेरियल का प्रकृति, ठीक है। एल हो गया वो जो मटेरियल है ना, वो जो मटेरियल है उसका लंबाई। एल क्या हो गया? लंबाई, लंबाई। ये हो गया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ठीक है। मतलब ये जो प्रतिरोध जो डिपेंड कर रहा है किस पे? प्रकृति पे डिपेंड कर रहा है, लंबाई पे डिपेंड कर रहा है, उसका क्षेत्रफल पे डिपेंड कर रहा है। ये एक फॉर्मूला भी होता है, एक फॉर्मूला भी होता है जिसको आपको नोट करना चाहिए,
ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, आर बराबर होता है, जो कि हम आगे भी डिस्कशन करेंगे, आर बराबर होता है रो एल बाई ए। मतलब अगर किसी भी मटेरियल का लंबाई अगर बढ़ाया जाए, लंबाई अगर बढ़ाया जाता है तो उसका प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। ठीक है, इसको हम दूसरे स्लाइड में बात कर लेते हैं। अभी इसको ऐसे बात कर लेते हैं कि अगर ऐसे समझिए, आर बराबर क्या हो गया, रो एल बाई ए हो गया। ठीक है, मतलब आर का मान बढ़ेगा अगर एल का मान बढ़ता है, ये तीर का निशान है ऊपर की ओर, मतलब बढ़ता है। और आर का मान कम होगा अगर किसी भी मटेरियल का एरिया का मान बढ़ाते हैं। मतलब किसी भी मटेरियल का एरिया बढ़ाया जाएगा तो रेजिस्टेंस का मान क्या होता है उस मटेरियल का, कम होता है। ठीक है, और अगर किसी मटेरियल का लंबाई बढ़ाया जाएगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, मान लीजिए कोई कंडक्टर है, कोई कंडक्टर है, मान लीजिए कॉपर वायर है 1 मीटर का, उसको 2 मीटर है, वो 2 मीटर आप कर लिए उसको, तो क्या होगा, लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ जाएगा। लेकिन मान लीजिए कंडक्टर है पतला और उसको मोटा कर दिया तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा ना, कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लंबाई बढ़ाने, एरिया बढ़ाने से प्रतिरोध का मान कम होता है। ठीक है, इसलिए इस फॉर्मूला को आप नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम इसको थोड़ा सा फिगर से भी समझते हैं। देखिए, ये है इसका एरिया, ये जो है ना, ये जो दिख रहा है ये इसका एरिया दिख रहा है। ठीक है, ये इसका एल दिख रहा है। ठीक है, और ये जो है ना, ये रेजिस्टिविटी मटेरियल का प्रकृति है। ठीक है, तो ये आर बराबर होता है रो एल बाई ए। मतलब ये अगर लंबाई अगर हम बढ़ा रहे हैं इसका, ऐसे मान लीजिए इतना हम कर दिए, इससे इतना, तो इसका क्या होगा, प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा, मतलब आर का मान इंक्रीज कर जाएगा। अगर मान लीजिए अब हम इसको हम ऐसे किए, ठीक है, ये होता है। अब इसको मान लीजिए इसका हम मोटाई ऐसे बढ़ा दिए, इसका मोटाई ऐसे बढ़ा दिए। ठीक है, मतलब एरिया बढ़ा दिए, ये क्या बढ़ गया, ये एयर बढ़ गया, तब ये आर का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एरिया का मान हम बढ़ा दिए हैं। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं, इस क्यों, क्योंकि आर बराबर क्या होता है, रो एल वाई होता है। अब मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहिए। आप आज समझ लीजिए कि रेजिस्टेंस का काम तमाम है। आज हम रेजिस्टेंस का काम तमाम करने वाले हैं। अगर इससे कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको छूटने वाला नहीं है, ये नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक बने रहिए। अब हम कुछ पॉइंट को भी यहाँ पे आप चाहें तो नोट कर सकते हैं कि जो धातु का प्रतिरोध होता है ना, धातु का प्रतिरोध बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेम्परेचर के बढ़ने से, टी के बढ़ने से आर क्या होता है, बढ़ता है। ध्यान रखिएगा, अगर कोई धातु है, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। आप नोट कर सकते हैं, हम सिंबल में बात कर रहे हैं क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। और अगर कोई इंसुलेटर है, इसको धातु ऑब्लिक आप इसको कंडक्टर कर सकते हैं। कंडक्टर मतलब चालक। ठीक है, इंसुलेटर है मतलब अचालक है, तो उसका अगर प्रतिरोध सॉरी उसका अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंसुलेटर का जब अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, कोई इंसुलेटर है उसको आप गर्म कर रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। लेकिन जब कोई चालक है, मान लीजिए कोई आयरन है, जब उसको आप गर्म करेंगे ना तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको ऐसे समझिएगा, इसलिए ये जो टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस बढ़ रहा है ना, इसलिए इसको बोला जाता है धनात्मक ताप गुणांक। क्यों धनात्मक ताप गुणांक क्यों बोल रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस के बढ़ने से इसका क्या हो रहा है, प्रतिरोध बढ़ रहा है, प्रतिरोध बढ़ रहा है, प्रतिरोध क्या इंक्रीज हो रहा है। अब इसको बोला जाता है ऋणात्मक ताप गुणांक। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है,
ऋणात्मक क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से इसका प्रतिरोध क्या हो रहा है ना, प्रतिरोध क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए ऋणात्मक ऋणात्मक में जा रहा है, माइनस में जा रहा है, बढ़ रहा है तो माइनस में जा रहा है, इसका बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, इसलिए धनात्मक हो गया। तो धातु या कंडक्टर का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव होता है, और इंसुलेटर या चालक का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है नेगेटिव होता है, मतलब ऋणात्मक होता है। ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। एक और हम अभी इंपॉर्टेंट मतलब प्रश्न पे बात करने वाले हैं, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीनों मतलब इसका लंबाई बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होता है। इसका हो गया धातु का टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है और अधातु का टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। अब हम बात करते हैं इसका मेजरमेंट का, कि मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो मेजरमेंट करने के लिए जो अगर ऐसे पूछा जाएगा ना कि रेजिस्टेंस का जो मेजरमेंट किया जाता है वो कैसे किया जाता है, तो उसको आप सीधा सीधी बोल सकते हैं कि इसका जो मापक यंत्र है, मतलब मेजरमेंट करने के लिए जो यंत्र यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है ओम मीटर, ठीक है। ये आप सिंपल तौर पे ओम मीटर, इसमें कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये जो है ना, ये जो है ये ओम मीटर है, ठीक है। देखिए इसके ये जो प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध को मेजरमेंट करने के लिए ऐसे कनेक्ट किया गया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ओम मीटर, ठीक है। लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि 3 फिगर हम इसमें डाले हुए हैं, तो 3 फिगर का क्या मतलब है। अगर सिंपल तौर से आपसे पूछा जाए कि प्रतिरोध को मेजरमेंट करने के लिए कौन सा मीटर उपयोग किया जाता है, ओम मीटर। लेकिन जब कंपटीशन में आता है ना, तो कंपटीशन में देखिए कैसे आता है कि कम वैल्यू का, कम मान का अगर रेजिस्टेंस मेजरमेंट करना है, प्रतिरोध का मेजरमेंट करना है, तो क्या करना होगा, तो उसके लिए ये जो यूज किया जाता है व्हीट स्टोन ब्रिज इस्तेमाल किया जाता है। व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज किया जाता है। ये क्या है, ये व्हीट स्टोन ब्रिज है। ये क्या होता है, ये व्हीट स्टोन ब्रिज एक समझिए कि अलग टॉपिक है। अभी आप यहाँ पे सिर्फ ये समझिए कि व्हीट स्टोन ब्रिज का इस्तेमाल जो होता है वो रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए होता है। कौन सा रेजिस्टेंस, कम प्रतिरोध का जो मान होता है, जैसे मिली ओम हो गया, माइक्रो ओम हो गया, ऐसे समझिए माइक्रो ओम ऐसे होता है, माइक्रो ओम हो गया या मिली ओम हो गया। इस प्रकार का वैल्यू अगर मेजरमेंट करना है तो व्हीट स्टोन होता है। अब ये क्या है, ये है मेगर। आप बहुत सुने होंगे मेगर का जो इस्तेमाल होता है ना, हाई प्रतिरोध, हाई रेजिस्टेंस, इसको हिंदी में लिखते हैं उच्च प्रतिरोध के लिए इस्तेमाल होता है। ये क्या होता है, उच्च प्रतिरोध के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब मेगर का जो इस्तेमाल होता है उच्च प्रतिरोध मेजरमेंट के लिए किया जाता है। जैसे इंसुलेशन रेजिस्टेंस इसको बोला जाता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस इसको मेजरमेंट किसका किया जाता है, आईआर किया जाता है, मतलब इंसुलेशन रेजिस्टेंस किया जाता है, ठीक है। मेगर से इंसुलेशन रेजिस्टेंस किया जाता है, ओम मीटर से भी प्रतिरोध किया जाता है और इससे भी प्रतिरोध किया जाता है, लेकिन कम किया जाता है। अब ऐसे समझिए कि इससे ज्यादा वैल्यू का किया जाता है, इससे कम वैल्यू का किया जाता है और इससे एकदम कम वैल्यू का किया जाता है। तीनों को रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए ही किया जाता है, ठीक है। तीनों का वैल्यू जो होता है ना, रेजिस्टेंस, तीनों मशीन का जो तीनों इक्विपमेंट है उसका इस्तेमाल रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए ही किया जाता है। लेकिन एक जो होता है मेगर जो होता है उसका हाई वैल्यू जो रेजिस्टेंस जिसका होता है उसके लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा जो होता है ये नॉर्मल के लिए होता है और तीसरा जो होता है ना, जो व्हीट स्टोन ब्रिज दिख रहा है, वो कम वैल्यू के जो रेजिस्टेंस है उसको मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया होता है, ठीक है। तो आप मापक के यंत्र, हमें अभी यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे, सॉरी, मापक यंत्र, यहाँ पे हम लोग मापक यंत्र देख रहे थे, ठीक है। तो इस समय मिटा देते हैं, फिर से फ्रेश में आपको लिख देते हैं, आप नोट कर लीजिए। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आपको टाइम देना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि वीडियो पे अगर थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना, टाइम अगर लग रहा है तो समझिए कि विस्तार से हम बात कर रहे हैं इस पे। आप सिर्फ रट करके कंपटीशन निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, समझ रहे हैं ना। अगर कंपटीशन निकालने के ठान लिए हैं तो थोड़ा सा टाइम देना चाहिए आपको। मेगर, ठीक है, ओम मीटर, बाकी बताने के लिए तो 2 मिनट में हम खत्म कर सकते हैं इसको,
लेकिन ऐसा नहीं करेंगे ना। स्टोन ब्रिज, इसको होता है ज्यादा, द मध्यम और कम, कम वैल्यू का। ठीक है, नाम भी लिख दिए और किस वैल्यू का जो प्रतिरोध का मेजरमेंट करेगा उसको भी हम बता दिए। ठीक है, इसका हम थोड़ा देख लेते हैं कि ये सिंबल तो हम देख लिए, अब हम इसको देख लेते हैं कि प्रैक्टिकल रूप से जो इस्तेमाल होता है ना, वो प्रतिरोध कैसा दिखता है। वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, ये भी प्रतिरोध है, ये भी प्रतिरोध है, ये भी प्रतिरोध है, ये भी प्रतिरोध है, ये भी अब आपको ये लग रहा हो कि तीनों सभी का कलर अलग क्यों है। तो कलर अलग इसलिए है कि सभी अलग अलग मान का प्रतिरोध है, कोई ज्यादा मान का है, कोई कम मान का है। जब हम रेजिस्टेंस का कलर कोडिंग पढ़ेंगे ना, तो उसमें समझेंगे कि कौन सा कलर का मतलब कितना वैल्यू होता है उसका। ठीक है, बाकी हम इसका जिक्र कर चुके हैं ऑलरेडी। अब हम बात करते हैं फॉर्मूला का। ठीक है, फॉर्मूला की बात करते हैं। तो प्रतिरोध का फॉर्मूला जो निकलता है ना, वो ओम का नियम से निकलता है। भी देखिए, V बराबर क्या होता है, ओम के नियम से आई आर। ठीक है, किसके नियम से होता है, ओम के नियम से। ठीक है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V बटा आई। एक फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, दूसरा हो गया R बराबर रो एल बाई ए, ऑलरेडी हम लोग जिक्र कर चुके हैं। एक और होता है, जब अगर कोई प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, जैसे 4 प्रतिरोध है, चारों श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो उसका मान क्या होगा। 4 प्रतिरोध है, चारों समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, तो उसका मान क्या होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, जैसे श्रेणी क्रम में होता है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, और आगे अगर जितना है उसको देख लेते हैं, R2 है। ठीक है, अगर समानांतर में जुड़ा हुआ है तो R बराबर होगा 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3, और आगे ऐसे है तो ऐसे ही होगा। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला हो गया। और ठीक है, मतलब 4 हो गया ना, एक हो गया, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ। एक और फॉर्मूला होता है जो कि आपको याद करना होगा, एक होता है आई स्क्वायर R होता है। ठीक है, ये होता है पावर लॉस होता है। ठीक है, पावर लॉस से भी एक फॉर्मूला निकलता है। ठीक है, क्योंकि R बराबर क्या हो जाएगा, पावर लॉस बटा आई स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला हुआ। ये कहां पे होगा, जब हम किसी भी सर्किट में पावर लॉस की बात करेंगे ना, तब ये फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो आई स्क्वायर R भी हो गया, तो ये 5 हो गया, ये समझिए, ये आप नोट कर सकते हैं, 5 फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब हम इसका समझते हैं प्रतिरोध का जो है ना, क्रम में संयोजन हम प्रतिरोध का समझेंगे। प्रतिरोध का संयोजन, तो सबसे पहला जो संयोजन होता है ना, वो श्रेणी क्रम होता है। ठीक है, दूसरा में समान। मुझे लग रहा है वीडियो बड़ा हो रहा है ना, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं। ठीक है, नहीं तो आप लोग क्या करते हैं ना, वीडियो से जल्दी भाग जाते हैं, सोचिए यार इतना बड़ा वीडियो कौन देखता है, इसलिए मुझे फास्ट करना पड़ रहा है। एक होता है श्रेणी समांतर। अब हम इसका कनेक्शन देख लेते हैं। देखिए, श्रेणी, ये जो प्रतिरोध ऐसे जुड़ा हुआ है ना, इसको क्या बोला जाएगा, श्रेणी में बोला जाएगा। R1 R2 R3, मान लीजिए A हो गया, A, इसको अब इसको बोला जाएगा इसको मान लीजिए R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अब श्रेणी समानांतर क्या होगा, तो कुछ प्रतिरोध श्रेणी में होगा, ठीक है, और कुछ प्रतिरोध जो होगा समानांतर में होगा। तो ये हो गया श्रेणी और समानांतर हो गया। मान लीजिए ये भी ऐसे हो गया, तो इसको बोला जाएगा श्रेणी एंड समानांतर। मान लीजिए ये B हो गया, ये C हो गया। अब फॉर्मूला लगाना होगा ना, तो श्रेणी, देखिए श्रेणी वाला ये फॉर्मूला हो गया, ये हो गया श्रेणी के लिए फॉर्मूला, जो ए नंबर के लिए हम लिख रहे हैं, और B नंबर के लिए होगा ये फॉर्मूला,
जो कि समानांतर के लिए होगा। ये जो है ना, ये समानांतर के लिए होगा। और श्रेणी समानांतर के लिए क्या होगा, जहां तक श्रेणी है उसको श्रेणी के लिए इस्तेमाल कर लेंगे, और जहां तक समानांतर है उसको समानांतर के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। जब हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट सोल्व करेंगे ना न्यूमेरिकल में, तो इसको देखेंगे। ठीक है, अभी इतना समझ लीजिए श्रेणी क्या होता है, समानांतर क्या होता है, श्रेणी समानांतर क्या होता है। ठीक है, मापक के अंदर देख लिए, फायदे और नुकसान देख लेते हैं। ठीक है, काफी वीडियो बड़ा हो रहा है जी। आजकल समस्या है ना कि बच्चे लोग टाइम देना नहीं चाहते हैं, और टीचर के साथ समस्या कि जब तक टाइम नहीं देंगे तो बेहतर से समझ कैसे पाएंगे। आपको ऐसा तो नहीं, रील तो नहीं बना रहे हैं ना हम लोग कि 2 मिनट में सारा 1 मिनट में सारा समझा देंगे। ठीक है, अब फायदा समझ लेते हैं। फायदा नहीं लिखते हैं, लाभ लिखते हैं। प्रतिरोध से लाभ भी है और प्रतिरोध से नुकसान भी है। नुकसान भी है। लाभ क्या है कि किसी भी परिपथ में, किसी भी विद्युत परिपथ में उसको जोड़ करके उसको करंट को आप कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे जो स्टार्टर होता है ना, मोटर का स्टार्टर होता है, उसमें भी प्रतिरोध जुड़ा हुआ रहता है, ऐसे जुड़ा हुआ रहता है, ऐसे जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, यहां पे रहता है तो ज्यादा, इसको यहां करिएगा तो कम, यहां करिएगा तो कम। हम जब स्टार्टर बात करेंगे तो बात करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे इसका रेटिंग बना होता है। तो स्टार्टिंग में कहां पे जोड़ना है, स्टार्टिंग में ज्यादा रेजिस्टेंस में जोड़ना रहता है, कम जो स्टार्ट हो जाता है तो उसको कम प्रतिरोध में जोड़ना रहता है। तो मतलब बेसिकली हम यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं कि आवश्यकता अनुसार आप प्रतिरोध को ऐड करके, प्रतिरोध का इस्तेमाल करके आप करंट और वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, जो कि काफी लाभदायक है। आप करंट को कंट्रोल अपने अनुसार कर रहे हैं तो काफी लाभदायक हो जाए। अब नुकसान क्या है कि नुकसान ये है कि ये जो किसी भी परिपथ में जब आप ऐड करते हैं ना, तो इसमें I² लॉस होने लगता है, जो कि हम फॉर्मूला पे यहाँ पे पढ़े थे। ये देखिए, ये जो पावर लॉस की बात किए थे ना, यही होता है I² लॉस। ठीक है, तो ये इसका नुकसान है। प्रतिरोध का नुकसान क्या है कि किसी भी प्रतिरोध में जब ऐड करते हैं तो उसमें करंट फ्लो होता है, और प्रतिरोध दोनों मिल करके क्या होता है ना, वो लॉस हो जाता है। पावर आप जितना देते हैं ना उतना मशीन को नहीं मिल पाता है। मान मशीन के लिए 100 वाट दिए तो I² लॉस होकर के 100 वाट नहीं मिल पाता है। ठीक है, कम जाता है, लॉस हो जाता है। अब लॉस होता है तो ये जो लॉस होता है ना, ये हीट में कन्वर्ट हो जाता है, हीट में, जिसके कारण क्या होता है ना, वो सर्किट जो है ना, परिपथ जो है, मान लीजिए ये परिपथ है, ये परिपथ है, ये हीट हो जाता है। और हीट होकर के जो इसका इंसुलेशन है, इसके ऊपर जो आप रबर जो लगा कर रखे हैं, सिंपल भाषा में समझिएगा, वो खराब हो जाता है। और कभी कभी तो मशीन भी गर्म हो जाता है, क्योंकि मशीन में भी करंट फ्लो होता है, I² लॉस होता है, मशीन भी गर्म हो जाता है, मशीन जल जाता है। कभी कभी क्या होता है, सॉकेट जल जाता है। सॉकेट क्यों जलता है, क्योंकि I² लॉस होता है। किसके कारण, क्योंकि जैसे मान लीजिए ये स्विच है, ये स्विच है, अब इसका कांटेक्ट नहीं बना अच्छा से, कांटेक्ट नहीं बनेगा तो यहाँ पे आर क्या होता है ना, कांटेक्ट नहीं बनने से आर इंक्रीज कर जाता है, तो यहाँ पे I² लॉस होने लगता है। तो ये स्विच भी जल जाता है, एमसी भी जल जाता है। समझ रहे हैं ना, मतलब क्यों, क्योंकि ये लॉस होता है। लॉस होने से क्या होता है, हीट उत्पन्न होता है, उत्पन्न होने से मशीन खराब हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान भी है। मतलब ये इसका लाभ भी है और इसका नुकसान भी है। ठीक है, इसका हम लाभ भी देख लिए, इसका नुकसान भी देख लिए। अब इसका हम बात कर लेंगे, अगर कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो है ना, वो प्रश्न हम इसमें ले लेते हैं। कि आज हम छोड़ देते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न हम बाद में ले लेंगे, पार्ट 2 में कर लेंगे। अब इसको ऐसे समझिए कि ये हम लोग जो आज बात किए ना, प्रतिरोध का जो है पार्ट 1 बात किए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं पार्ट 1 है, ये जो प्रतिरोध का है पार्ट 1 है। अब हम पार्ट 2 में जो बात करेंगे, इसका महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उस पर चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट जो मतलब जो प्रश्न है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो यूजफुल है, उस पर हम बात करेंगे। उसको बात करेंगे किसमें, पार्ट 2 में। पार्ट 2 में कौन सा बात करेंगे, ये वाला बात करेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 2 में बात करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग बात कर लिए परिभाषा, मात्रक, सिंबल, मापक यंत्र, फॉर्मूला, फायदा और नुकसान। ठीक है, तो चलिए आज हम वीडियो को समाप्त करते हैं। और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।